हेलो दोस्तों, दृष्टि पीसीएस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार राज्य से संबंधित करंट अफेयर्स के बारे में। क्योंकि परीक्षा नज़दीक आती जा रही है, ऐसे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकें, उन पर नज़र डाल सकें, वो ज़रूरी होगा। पहले एक मैप से सवाल बनाते हैं। आपको बताना है कि बिहार के अंतर्गत ऐसे कितने ज़िले हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर है कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, यानी 3 ज़िले यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसका सही जवाब है। ऐसे आपको और भी जो सीमाएं हैं उनको देखते रहना है, बिहार के जिलों की संख्या वगैरह एक बार देख के चलना है। पहला सवाल है, हाल ही में राज्य के किस स्थान पर 78,000 से अधिक राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा फहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, इसलिए अपने आप में और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑप्शन क्या है? जगदीशपुर, भागलपुर, किशनगंज, कटिहार। उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी जगदीशपुर में ऐसा किया गया है। 23 अप्रैल को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, विजयोत्सव कार्यक्रम, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे। और इस मौके पर 78,000 या उससे भी अधिक जो तिरंगे थे वे फहराए गए एक ही समय पर। तो ऐसा एक विश्व रिकॉर्ड यहाँ पर कायम किया गया है। इससे पहले ऐसा एक जो विश्व रिकॉर्ड था इस तरह से झंडों को यानी राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का, वो पाकिस्तान के नाम था और लगभग 57,000 के आसपास उन्होंने उस समय ऐसे राष्ट्रीय ध्वज फहराए थे। अब ये जो कार्यक्रम है ये दरअसल किसके अंतर्गत मनाया जा रहा है? ये बिहार के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी जिन्हें कहा जाता है वीर कुंवर सिंह, उनके जन्म स्थान जगदीशपुर, जहां हमने कार्यक्रम के आयोजन की बात कही है, जगदीशपुर, ये वीर कुंवर सिंह जी के जन्म स्थान के अंतर्गत आता है और बिहार के भोजपुर जिले का हिस्सा है। यहाँ पर ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और ये जो मौका है ये दरअसल उनकी पुण्यतिथि से संबंधित मौका था, जहाँ पर इस तरह के अन्य कार्यक्रम भी बिहार सरकार के द्वारा आयोजित कराए जा रहे हैं। अब चूंकि वीर कुंवर सिंह जी का नाम यहाँ पर लिया गया है, इसलिए उनसे संबंधित भी एक सवाल देख लेते हैं। स्वतंत्रता सेनानी बाबू कुंवर सिंह ने किस आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो भारत के अंतर्गत जो भी स्वतंत्रता सेनानी या फिर जिनका विशेष योगदान रहा है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में, सरकार ने निर्णय लिया है कि उनके इतिहास को एक बार फिर से हम सभी लोगों के सामने एक बेहतर तरीके से पेश करेंगे, आने वाली पीढ़ियों को उनके बारे में पता चल सके ताकि। तो ऑप्शन क्या है कि बाबू कुंवर सिंह किस आंदोलन में सक्रिय थे? भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, 1857 की क्रांति या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऐसा भी हो सकता है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 1857 की क्रांति के दौरान बाबू कुंवर सिंह जी को इस तरह का जो शुरुआत है स्वतंत्रता की, जो हमारा पहला आंदोलन कहा जाता है, उसका श्रेय दिया जाता है। तो लगभग 80 वर्ष की आयु थी उनकी जब उन्होंने ऐसा स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और बहुत ही वीरता के साथ अंग्रेजों का सामना किया। एक ऐसा भी वाकया उनसे जुड़ा हुआ है कि गोली लगने की वजह से उन्होंने खुद अपनी तलवार से अपना हाथ वहां पर काट दिया। उसके बाद वे जख्मी हुए और उसके बाद कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हुई। और लगभग 23 अप्रैल का वो दिन ऐसा कहा जाता है कि जब वे जख्मी हुए थे और लगभग 26 अप्रैल को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। तो 26 अप्रैल को उनकी पुण्यतिथि भी है, यानी कि कल उनकी पुण्यतिथि थी। और ये जो कार्यक्रम था लगभग 23 अप्रैल से, जो ध्वज वाला कार्यक्रम था 23 अप्रैल को आयोजित किया गया था और 23 से 25 तक सरकार इस तरह के अन्य भी कई सारे कार्यक्रम यहाँ पर चला रही है। कुछ और जानकारी देखें तो 1857 के क्रांतिकारियों में एक थे बाबू कुंवर सिंह, ऐसा लिखा है। वे बिहार के उज्जैनिया परमार क्षत्रिय और मालवा के प्रसिद्ध राजा भोज के वंशज कहलाते हैं। ठीक, तो 80 साल की उम्र में उन्होंने ऐसा कार्य किया था और जैसा कि हमने उस घटना का जिक्र किया वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एनआईटी पटना के छात्र हैं अभिषेक कुमार, उनको किस कंपनी ने 1.08 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है? तो चूंकि बिहार से संबंधित एक व्यक्ति हैं और ऐसा पहली बार देखा गया है जब एक खास कंपनी ने ऐसा पैकेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया है। ऑप्शन है गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट। उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है अमेजॉन। कुछ जानकारी इनसे जुड़ी देखें तो एनआईटी पटना के छात्र हैं अभिषेक कुमार, जिनको अमेजॉन ने 1.08 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है
और अमेजॉन के अंतर्गत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी छात्र का प्लेसमेंट एनआईटी पटना से हुआ है। अभिषेक कुमार बिहार के अंतर्गत झाझा के रहने वाले हैं और इन्होंने जो है 21 अप्रैल को इनका कंफर्मेशन दिया गया है कि ये अब उसके अंतर्गत कार्य करेंगे। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी। अगला सवाल, बिहार का वन आवरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। यह बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, आपको ये बताना है। 5% है, 6, 8 या 10 या उपरोक्त में से कोई नहीं या 1 से अधिक। तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है ISFR 2021 रिपोर्ट, यानी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। इसके अंतर्गत बताया गया है कि पिछले 2 सालों में वन क्षेत्र का दायरा बिहार के अंतर्गत 1.03% बढ़ गया है। तो कितना हुआ है अब ये हो गया है 7380.79 वर्ग किलोमीटर। और ये जो पूरा दायरा है ये बिहार के अंतर्गत अगर पूछा जाए कि भौगोलिक क्षेत्र कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है, 7.84% यानी लगभग 8% के आसपास ये आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, यानी लगभग 8% अब ये दायरा पहुंच गया है। ठीक, चलिए अगला सवाल, हाल ही में किस संस्था द्वारा राज्य में सड़कों के चौड़ीकरण के लिए कर्ज देने के लिए सहमति दी गई है? तो किस संस्था से बिहार सरकार को ऐसा कर्ज दिया जाना है? ऑप्शन विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक यानी एडीबी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उपरोक्त में से कोई नहीं या 1 से अधिक। सही जवाब है एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक। तो राज्य के अंतर्गत जो सड़कें हैं और हाईवे हैं उनको चौड़ा करने की बात कही गई है, तो इससे संबंधित जो खाका है वो तैयार किया गया है और एडीबी इन सड़कों के चौड़ीकरण के लिए जो ऋण है उसकी सैद्धांतिक मंजूरी उसकी तरफ से दी गई है। तो यहाँ से ऋण लिया जाएगा और सड़कों का विकास किया जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अमल में लाने के लिए बिहार में किस जाति को अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सुविधाएं नहीं मिलेंगी? ऑप्शन है बैगा, खोंड, अगरिया, लोहार, उपरोक्त में से कोई नहीं है, 1 से अधिक भी हो सकती है। लेकिन इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी लोहार जो जाति है उसको अभी तक अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में कुछ समय पहले शामिल किया गया था। 2016 में बिहार सरकार ने ऐसा निर्णय लिया था कि उनको अत्यंत पिछड़ा वर्ग से निकाल करके शेड्यूल्ड ट्राइब्स में शामिल कर दिया गया था। तो एक केस बना यहाँ पर, सुनील कुमार राय प्लस अन्य बनाम राज्य सरकार प्लस अन्य। तो इस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब इस जाति को जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित सुविधाएं हैं वो दिया जाना सही नहीं है। तो राज्य सरकार के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और 21 फरवरी 2022 को ऐसा निर्णय आया था। तब क्या होगा कि जो लोहार जाति है उसको अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो सुविधाएं दी जा रही थी अब वो नहीं मिल सकेंगी और जिस कैटेगरी में उसका कैटेगराइजेशन होगा उसके आधार पर ही उनको सुविधाएं दी जा सकेंगी। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल, वाहनों की संख्या के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? ऑप्शन 10वां, 13वां, 15वां या फिर 18वां, उपरोक्त में से कोई नहीं या 1 से अधिक। तो राज्य के अंतर्गत बिहार में कितनी गाड़ियां मौजूद हैं उसकी संख्या का आकलन करके बताना है। तो अभी जो बिहार का स्थान है वो है 13वां स्थान और अब बिहार गाड़ियों के मामले में करोड़पति की श्रेणी में आ गया है। मतलब कि अब वहाँ पर इतनी गाड़ियाँ मौजूद हैं जिनकी संख्या 1 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। तो देश में कुल जितनी गाड़ियाँ हैं उनकी संख्या है लगभग 28 करोड़ 64 लाख, इससे ज़्यादा ही। तो अब बिहार की अगर यहाँ पर कैटेगरी निकाली गई रैंकिंग में तो बिहार 13वें नंबर पर आता है और झारखंड 15वें नंबर पर आता है। पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश। इस आधार पर इस सूची को तय किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। अब इससे एक बात और पता चलती है कि राज्य के अंतर्गत जो प्रगति है यानी लोगों की परचेजिंग पावर जो है, अगर कोई व्यक्ति वाहन खरीद रहा है मध्य वर्ग का, निम्न वर्ग का या फिर महंगे वाहन खरीद रहा है
तो राज्य के अंतर्गत वाहनों की बिक्री से इस बात का पता चल सकता है कि किस हिसाब से राज्य के अंतर्गत डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों की आय बढ़ रही है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई में कितने नए पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे? 10, 12, 15, 18, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो अब आईटीआई को भी वर्तमान जरूरतों के हिसाब से अपडेट किया जा रहा है और इसमें नए 15 पाठ्यक्रमों को जोड़ा जाएगा राज्य के अंतर्गत। अभी तक पारंपरिक शिक्षा दी जा रही थी जो कि बाजार के हिसाब से अब के समय में बहुत उपयुक्त नहीं थी। तो ऐसा निर्णय लिया गया है कि आईटीआई के अंतर्गत जो प्रशिक्षण दिया जाएगा उसमें कुछ ऐसे कोर्सेज को शामिल करें जो आज के समय के हिसाब से प्रासंगिक हो सकते हैं, जैसे स्मार्ट सिटीज से संबंधित कोई चीज़, स्मार्ट एग्रीकल्चर, 3D प्रिंटिंग या फिर इस तरह की अन्य कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आज के समय के हिसाब से बहुत उपयोगी होगी। तो बच्चों को आने वाले समय में रोजगार से जोड़ना चूंकि एक अहम मकसद रहा है आईटीआईज का, जो भी अब तक ऐसे संस्थान खोले गए थे, तो औद्योगिक प्रशिक्षण अब इन क्षेत्रों में दिया जाए ताकि लोग रोजगार प्राप्त कर सकें और औद्योगिक क्षेत्र की ज़रूरतें भी पूरी हो सकें। तो यहाँ पर जो सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 15 नए कोर्स को इसमें शामिल करेंगे। अगला सवाल, समान नागरिक संहिता का मुद्दा बिहार राज्य में भी चर्चा में बना हुआ है। तो सवाल ये बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 44, 45, 46, 48, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? एक से अधिक नहीं है। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत चूंकि राज्य के नीति निदेशक तत्व शामिल होते हैं भाग 4, और अनुच्छेद 44 के तहत ऐसा कहा गया है कि राज्य देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान करेगा। हालांकि जैसा कि आपको पता ही है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व लागू कराना मतलब बाध्यकारी नहीं है, लेकिन समय आने पर ऐसा किया जाएगा। तो ऐसा माना गया है कि अलग अलग धर्मों के अंतर्गत जो अलग अलग कानून अभी बने हुए हैं, यानी चाहे वो विवाह के स्तर पर हो या फिर उत्तराधिकार के संबंध में हो, तो अब कैसे हम इस प्रक्रिया के तहत पहुँचें कि सभी लोग समान एक तरह से अपने आप को मान सके और समान नागरिक संहिता यानी एक ही तरह के कानून के अंतर्गत वो सभी लोग आ सकें। हालांकि अभी तक भारत में ऐसा नहीं हो सका है, लेकिन ये मुद्दा चूंकि चर्चा में है इसलिए ऐसा सवाल बन सकता है। अनुच्छेद 44 यहाँ पर सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस वन्यजीव अभयारण्य को अगले 6 महीनों में टाइगर रिजर्व घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य, राजगीर वन्यजीव अभयारण्य, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य या फिर गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य। उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक भी हो सकता है। तो राज्य का दूसरा वन्यजीव अभयारण्य जो बनने जा रहा है वो है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। यहाँ पर भी बाघों की उपस्थिति दर्ज की गई है। तो कैमूर अभयारण्य बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बन सकता है। इसके लिए जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसके विभाग से करीब 75% प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो ये बनेगा दूसरा वन्यजीव अभयारण्य। तो पहला कौन सा है? पहला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये भी टाइगर रिजर्व भी ही बना रहे हैं, तो ये दूसरा होगा और पहला है वाल्मीकि। और ये जो वन्यजीव अभयारण्य कैमूर को बनाएंगे टाइगर रिजर्व, तो ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से लगभग 2 गुना बड़ा होगा। इसका जो एरिया है लगभग 1800 वर्ग किलोमीटर के आसपास है और इसका है लगभग 900, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इससे। तो अभी इसके लिए जो बफर जोन है और कोर जोन है उसको बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा और ये भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में जिन सवालों को हमने डिस्कस किया है आप इनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। हो सकता है कोई भी सवाल परीक्षाओं में आपके सामने आ जाए। तो आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।